हेलो एवरीवन, दिस इज अ ब्राइट गुरु पीयूष कुमार सिंह। आई होप आप सारे लोगों ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की वीडियो बहुत एंजॉय की थी। हमने डाल्टन्स के पोस्टुलेट पढ़ लिए, सारी कॉन्सेप्ट ले ली वहां से। अब टाइम है मैटर्स को क्लासिफाई करने का। वो वाला मैटर नहीं, झगड़े वाला मैटर नहीं ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। तो मैटर का अगर क्लासिफिकेशन हम करने के लिए जाते हैं तो दो बेसिस पकड़ा जाता है। तो पहला बेसिस होता है फिजिकल बिहेवियर और जो दूसरा बेसिस होता है वो होता है केमिकल बिहेवियर। फिजिकल बिहेवियर में हम देखते हैं कि वो दिखता कैसे है, मास क्या है, वॉल्यूम क्या है, शेप क्या है। और केमिकल बिहेवियर में डेफिनेटली हम उसका कंपोजिशन देखते हैं कि वो किन चीजों से बना हुआ, कौन से टाइप के बॉन्ड्स है, ये सारी चीजें हम देखते हैं, राइट। तो देख लेते हैं सबसे पहला क्लासिफिकेशन अगर हम देखते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल बिहेवियर आप देख सकते हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल बिहेवियर अगर मैं बात करने जाऊं दोस्तों तो ये होता है तीन बेसिकली फॉर्म आते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आप यहां पे देख पा रहे हो, वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि ना सर ना, सॉलिड लिक्विड गैस नहीं होता सर, प्लाज्मा भी होता है। कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि अरे सर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी होता है, एक और फॉर्म होता है। तो डेफिनेटली 6 स्टेट्स होते हैं। बट फिलहाल हम स्टार्ट की थ्योरीज पढ़ रहे हैं। जो स्टार्ट की थ्योरीज क्लासिफिकेशन देंगे तो उसके बारे में बात करें, तब तक ये सब डिस्कवरीज नहीं हुई थी। तो फिलहाल हम फोकस करें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के ऊपर, फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर। और अगर हम बात करते हैं केमिकल अपीयरेंस के बेसिस पर तो देख लेते हैं केमिकल क्या है। यहां पर प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स, दो चीजें दिखाई दे रही है। प्योर सब्सटेंस समझ में आ रहा है, एलिमेंटल फॉर्म है, इंटरमिक्सिंग नहीं हुई है। और मिक्सचर में हम देख सकते हैं कि डेफिनेटली कुछ इंटरमिक्सिंग हुई होगी, 2-3 एलिमेंट मिलाए गए होंगे, राइट। तो अगर प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई करना है तो देखो क्या होने वाला है यहां पे, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट है सिंपल, कोई टेंशन नहीं, कोई कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। एलिमेंट के कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए हैं जिससे कंपाउंड फॉर्म हुआ। जैसे अगर मैं बोलूं सोडियम तो एलिमेंट है, अगर मैं बोलूं क्लोरीन तो एलिमेंट है, लेकिन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनने वाला NaCl, देश का नमक, टाटा नमक नहीं यार, NaCl सॉल्ट एक कंपाउंड होता है। और अगर मैं मिक्सचर को भी क्लासिफाई करना चाहूं तो थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि कैसे उसको क्लासिफाई करना रहता है, राइट। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब डिस्कशन हम जो करने जा रहे हैं दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव एटॉमिक मास का डिस्कशन करने जा रहे हैं। अब देखो रिलेटिव एटॉमिक मास का डिस्कशन एग्जैक्टली है क्या, ये एटॉमिक मास टर्म आया कहां से है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं आपसे पूछूं, जस्ट अ मिनट, ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका मास क्या है तो आप डेफिनेटली आंसर दोगे केजीज में। लाइक आप दोगे 60 केजी, है ना, ओके। आप बोल सकते हो 70 केजी, 80 केजी, डिपेंड करता है। कुछ स्लिम ट्रिम लोग होंगे, कुछ मोटू लोग होंगे तो उनका मास ज्यादा होगा। तो ह्यूमन के लिए अगर मैं बात करता हूं तो आप जो यूज कर रहे हो वो क्या है, वो क्या यूज करें, ह्यूमन के लिए आप जो यूज करो वो डेफिनेटली यूज करो केजी। अगर मैं आपसे यह बात करूं कि जो कैप्सूल्स आप खाते हो, राइट, जो टैबलेट्स आप खाते हो, ठीक है, लिखने वाला टैबलेट नहीं यार, टैबलेट जो हम खाते हैं, वो टैबलेट्स का मास किस में लिखा रहता है, आपने देखा वो कुछ किस में लिखा रहता है, डेफिनेटली सही आंसर दिया आपने, mg में लिखा होता है, मिलीग्राम्स में लिखा रहता है। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि एलिफेंट का मास क्या होगा तो डेफिनेटली आप मुझे एलिफेंट के लिए क्या बताने वाले, बताओ मुझे, एलिफेंट के लिए आप क्या बताओगे, एलिफेंट के लिए आप मुझे बताओगे मास जो होगा वो क्विंटल्स में होगा या टन्स में होगा, राइट। इसमें आप बताने वाले हो, एग्री करते हो। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपने, जब मैंने ऑब्जेक्ट चेंज किया है तो आपने अपनी यूनिट चेंज कर दी है। बड़े ऑब्जेक्ट के लिए आपने बड़ी यूनिट पकड़ी है, छोटे ऑब्जेक्ट के लिए आपने छोटी यूनिट पकड़ी। अब क्वेश्चन यह उठता है कि अगर मैं आपसे बात करूं कि एटम जो हमें दिखाई तक नहीं देता है उसके मास का क्या यूनिट होगा। तो यह डिस्कशन जब आया तो पता साइंटिस्ट लोग बैठे, वड़ा पाव लेकर बैठे, बोले अब हम एक नई यूनिट बनाएंगे। अब उन्होंने एटम पे फोकस किया और देखा कि एटम के अंदर क्या है, कौन से फैक्टर हैं जिसमें हमें फोकस करना चाहिए मास के कैलकुलेशन के लिए, राइट।
अब उसके ऊपर उन्होंने कर लिया फोकस। देखते हैं क्या फोकस किया उन्होंने, कौन सी यूनिट बनाई, किस तरीके का डिस्कशन किया, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट्स सी कि क्या डिस्कशन हुआ था। ओके, हम इसको कर लेते हैं सबसे पहले इरेज। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, इसको मैं इरेज कर लेता हूं पूरा कंप्लीटली इरेज। ओके, तो ये हो चुका है और अब हम कर लेते हैं, ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस, नाउ वी कैन स्टार्ट इट अगेन। सो अब हम रिलेटिव एटॉमिक मास का डिस्कशन करें। देखो इसमें हो क्या रहा है, यहां पे एक अच्छी सी डेफिनेशन आ रही है कि किससे कंपेयर किया जाए। ध्यान से देखना, अगर मैं कार्बन 12 की बात करूं, लेट मी राइट समथिंग, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, अगर मैं बात करता हूं कार्बन की, लेट्स फोकस ऑन कार्बन, लेट्स फोकस ऑन कार्बन। ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट कार्बन फ्रेंड्स, तो कार्बन में अगर हम फोकस कर लेते हैं तो एटॉमिक नंबर 6 है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर 6 है तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं, राइट? ओके, फिर अगर हम फोकस करें तो हमें पता चलेगा कि 6 प्रोटॉन्स भी हैं, डेफिनेटली, राइट? और एट द सेम टाइम 6 न्यूट्रॉन्स हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि इसमें मास वाले फैक्टर कौन कौन से, किसके मास को लिया जाए और किसके मास को नहीं लिया जाए। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करता हूं तो उस समय साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवरी करी थी। अब मैं आपको एकदम सिंपल टर्म में बता रहा हूं। देखो यार, मुझसे केमिस्ट्री सीख रहे हो ना, तो एक चीज दिमाग में डाल लो कि फैक्ट तो तुम्हें बताऊंगा, उसके साथ में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा। स्टोरी बिल्कुल काल्पनिक रहेगी, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं रहेगा, बट तुम्हें मजा बहुत आएगा। तो फैक्ट तो मैं लिखूंगा, बट कहानी में बताने वाला उसको समझो, ध्यान से देखना है ना। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं तो 2 फैक्टर है, जो फैक्टर देख लो मैं बता देता हूं। पहला फैक्टर यह है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, द मास होता है, वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ओके, 9.1, लेट मी राइट इट प्रॉपरली। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो ये होने वाला है हमारा 9.1 इंटू 10⁻31 kg, राइट? नाउ अगर मैं बात करता हूं प्रोटॉन के मास की, तो एक प्रोटॉन का जो मास होता है दोस्तों, वो होता है, इसका जो मास होता है वो होता है आपका 1.672 इंटू 10⁻27 kg। ये मास होता है एक प्रोटॉन का। और अगर मैं न्यूट्रॉन के मास की बात करूं, तो जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो होता है 1.675 इंटू 10⁻27 kg। ये हमने सारे लोगों के मास लिख लिए। तो अगर आप फोकस करो तो आपको एक बात बड़ी अच्छी दिखाई देगी, पता है क्या? ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आप लोगों ने खेला ही होगा बचपन में, जब हम क्रिकेट खेलते हैं ना दोस्तों, तो पता है तुम्हें, एक छोटा बच्चा रहता है जिसको हम कच्चा नींबू ले लेते हैं, है ना, जिसको हम गेम में लेते नहीं, बेचारा पूरे मैच में फील्डिंग करता है और उसको बस 1 ओवर की बैटिंग देके हम निपटा देते हैं। तो मतलब उसको नेग्लेजिबल कंसीडर किया जाता है। सही है ना? तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला है कि हम इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे कच्चा नींबू, इसका मास बहुत छोटा है, इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं, इसको नेग्लेजिबल बोल लेते हैं। फोकस उन्होंने पूरा कर दिया किसके ऊपर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर। तो साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि यार ये जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास उनको ऑलमोस्ट इक्वल दिखा, एग्जैक्टली इक्वल नहीं दिखा, ऑलमोस्ट इक्वल दिखा। इसी पर रिसर्च करी गई और इसके रिसर्च को कंपेयर किया गया था कार्बन में डाल के, मैं बताऊंगा कैसे। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि यार एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के मास को पकड़ते हैं और इसी को एक यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसी को बनाने के लिए उन्होंने बनाई एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट।
तो अब अगर मैं इसके बारे में आपको बात करूं बड़े सिंपल टर्म्स में दोस्तों, तो आपको एक बात समझेगी कि कार्बन में है टोटल 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, टोटल 12 हो जाते हैं। तो अगर मैं 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 कर दूं, मैं मास ऑफ कार्बन 12, ठीक है, तो इनडायरेक्टली मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? कार्बन 12 का मास अगर मैं 12 ले लेता हूं, 12 इंटू 1/12 करता हूं, तो मैं डेफिनेटली कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के मास के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज थी, सिंपल सा काम उन्होंने किया हुआ था। फोकस किस पे किया गया था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन को क्या ले लिया गया था? कच्चा लींबू, चल तेरा मास बहुत कम है, तेरे को नहीं लेना, चल चल निकल 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 निकाल दिया उसको, है ना। तो दिस इज हाउ एटॉमिक मास की यूनिट आई थी। अब इसको रिलेटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर एक को मैं कंपेयर करूंगा किसी एक फिक्स एलिमेंट से, और फिक्स एलिमेंट कार्बन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो पहला फोकस हम करने जा रहे हैं किसके ऊपर? किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर करने जा रहे हैं। तो आई होप आपको यह बात समझ में आ गई हो। इसको मैं हटा लेता हूं यहां से, है ना, और इरेज ऑल इन साइड। अब हम जरा देख लेते हैं कि आगे ये क्या कहना चाहते हैं। एक अच्छा सा डेफिनेशन आएगा, देखते हैं क्या डेफिनेशन आ रहा है हमारे पास में। डेफिनेशन देखो आप क्या आने वाला है। डेफिनेशन देखो, इट इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ अ सब्सटेंस एंड द 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन आइसोटोप। अभी भी मैंने आपको बताया 1/12 क्यों ले रहे हैं, आपको समझ में आया। 6 प्रोटॉन थे, 6 न्यूट्रॉन थे, 1/12 कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन के मास का बात कर रहे हो, राइट। आगे हम देख लेते हैं इसमें क्या कहना चाहते हैं। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, दिखाई दे रहा है आपको? रिलेटिव एटॉमिक मास, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं भाई। रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम। तो ये कंपेयर कर रहा हूं मैं किससे? कार्बन से। इसीलिए मैं टर्म यूज कर रहा हूं रिलेटिव एटॉमिक मास। जब किसी भी चीज को आप कंपेयर करते हो तो रिलेटिव टर्म आता है। आपको तो पता ही है, आपके घर में भी रिलेटिव्स होंगे, हमेशा आपको वो शर्मा जी के बेटे से कंपेयर करते हैं ना। तो रिलेटिव वर्ड तो तुम्हें पता है यार, कोई टेंशन तो लेनी नहीं, रिलेटिव वर्ड तुम्हें पता है। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा, अब एक और हम बात कर लेते हैं। अगर सीधी सी बात, मैंने आपको क्या बोला, यहां पे क्या लिखा हुआ है? मास ऑफ वन न्यूक्लियन। मैंने आपको बोला था कि फोकस किस पे करना है? किस पे करना फोकस? फोकस हमें करना है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे। और आपको पता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहां रहते हैं? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में रहते हैं। तो जो न्यूक्लियस में रहता है उसको न्यूक्लियन बोला जाता है। वी नो कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। तो यहां पे इन्होंने मास ऑफ वन न्यूक्लियन बोल दिया है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियन किसको बोलोगे? प्रोटॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियन, ठीक है। न्यूट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियन। दोनों न्यूक्लियस में थे। न्यूक्लियन इज अ कॉमन नाउन, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा कि बॉय, कॉमन नाउन है, कॉमन वर्ड है। अब लड़के का नाम मैं बोलूंगा राम प्रसाद और राम खिलावन। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि ये दोनों स्पेसिफिक हो गए। समझ में आ रही मेरी बात? तो वैसे ही न्यूक्लियन कॉमन वर्ड है, न्यूक्लियस में रहता है प्रोटॉन और रहता है न्यूट्रॉन, उनके लिए कॉमन वर्ड मैंने कर दिया मास ऑफ वन न्यूक्लियन। तो ये भी बड़ी क्लियर सी बात है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और बात कर लूं तो ये हम टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं। सही बात है कि नहीं? है कि नहीं? 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज हाउ वी फाइंड रिलेटिव एटॉमिक मास। कंपेयर किससे करना है? कार्बन से करना है। इज दैट वेरी मच क्लियर? तो और भी कंपैरिजंस होती हैं, अगर मैं चाहूं तो और कंपैरिजन कर सकता हूं। देखते हैं कैसे। अगर मैं सबसे पहले बात करूं हाइड्रोजन स्केल पे, तो सेम है। अब मैं कार्बन की जगह हाइड्रोजन से कंपेयर कर रहा हूं। कैसे? मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। अच्छा, हाइड्रोजन का तो टेंशन ही नहीं लेना यार। हाइड्रोजन में तो तुम्हें पता है एक ही प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है ही नहीं बेचारे के पास, गरीब आदमी है ना। तो एक ही प्रोटॉन है, झंझट ही नहीं लेना, एक प्रोटॉन का मास तुमने लिख लिया, कंपेयर कर लिया। तो यहां से हमने हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करके रैम डिस्कस कर लिया। अब अगर मैं यहां पे देखूं तो मैं ऑक्सीजन के साथ में भी कंपेयर कर सकता हूं। सेम डेफिनेशन आएगी ऑक्सीजन के साथ में भी, देख लो, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। अब किससे कंपेयर कर रहे हो? अब किससे कंपेयर कर रहे हो? 1/16 इंटू मास ऑफ
1 ऑक्सीजन 16 एटम। आपको पता है ना ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन है? 8। कितने न्यूट्रॉन है? 8। टोटल कितने हो गए? 16। तो वही चीज यहां पे हो रही है। यहां पे भी एक न्यूक्लियॉन का ही मास लिया जा रहा है और यहां पे भी एक न्यूक्लियॉन का ही मास लिया जा रहा है। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट रिलेटिव एटॉमिक मास। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। तो रिलेटिव एटॉमिक मास 3 लोगों से कंपेयर करना। किससे किससे? कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। जैसे तुम्हारा कंपैरिजन होता है गुप्ता जी के बेटे से, शर्मा जी के बेटे से और पांडे जी के बेटे से, राइट है ना? तो वैसे ही 3 कंपैरिजन हमने किया रिलेटिव एटॉमिक मास के डिस्कशन में। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको समझ में आओगा। हैव अ ग्रेट डे गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऑसम लेक्चर के साथ में। थैंक यू सो मच।